हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट आज के वीडियो में हम आप सभी के साथ फिर से जुड़ चुके हैं। सेल मेम्ब्रेन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज आपके कोई एग्जामिनेशन में आ सकते हैं वह मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो जो भी स्टूडेंट डी फार्मा का हो, जीएनएम का हो, एएनएम का हो, मेडिकल फील्ड से जो भी स्टूडेंट अगर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का अगर पढ़ना चाहते हो तो वह ये वीडियो उन लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य क्या होता है। आप सभी के सामने चार ऑप्शन है। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोवाइड एनर्जी, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस या डीएनए रिप्लेसमेंट। तो बताएंगे स्टूडेंट का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है सबसे प्राइमरी फंक्शन जो मुख्य कार्य होता है कंट्रोल करना मूवमेंट को सबस्टेंस के द्वारा। सबस्टेंस मूवमेंट करता है, उसको कंट्रोल करने का काम सेल मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट। एक्सप्लेनेशन में देखिए, सेल मेम्ब्रेन एक चयनात्मक बाधा की तरह कार्य करता है जो पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता है। यानी कि द सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ सिलेक्टिव बैरियर, यानी सिलेक्टिव बैरियर। ठीक है, सिलेक्ट करके वह क्या करता है, रेगुलेट करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यानी अंदर एग्जिट कराता है और एंट्री कराता है, बाहर कराता है। ठीक है, यानी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही होता है। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है कि विच बायोमोलिक्यूल्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के मुख्य घटक कौन से बायोमोलिक्यूल्स के होते हैं। तो स्टूडेंट आप सभी के सामने चार ऑप्शन है, इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, दूसरा ऑप्शन है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, सी ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, या फिर मिनरल एंड लिपिड्स। तो सेल मेम्ब्रेन के जो मुख्य घटक होते हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट, वह होते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन मुख्यतः लिपिड बाइलेयर है ना, और उसके जो एम्बेडेड प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, यानी द सेल मेम्ब्रेन इज अ मेनली मेड अप अ लिक्विड बाइलेयर है ना, बाइलेयर विथ एम्बेडेड प्रोटीन्स। यानी कि आपके मेनली जो होते हैं लिपिड और आपके प्रोटीन्स के बने होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। यहाँ पे देखिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द फ्लूइड मोसिस है ना, द फ्लूइड मोसिस मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड। सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड होता है मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। जो आपका मोज़ेक मॉडल है वह प्रस्तावित किसने किया था, वह आप सभी से पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है वॉटसन और क्रिक, जो बी ऑप्शन है सिंगर एंड निकोलसन, और जो सी ऑप्शन है आपको बताएंगे है ना कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आपका मोज़ेक मॉडल स्टूडेंट। ठीक है, मोज़ेक मॉडल अगर आपके सामने आ जाएगा तो यहाँ पे सिंगर एंड निकोलसन जो नामक के आपके दो व्यक्ति थे यह प्रस्तावित किए थे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहाँ देख लीजिए। अब भैया आपसे भी पूछ सकता है किस ईयर में किए थे है ना प्रस्तावित। तो सिंगर और निकोलसन है वो आपके 1972 में आपके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रस्तावित किए थे। यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए यहाँ देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन इस आप सबके सामने है कि फॉस्फोलिपिड्स इन द सेल मेम्ब्रेन आर अरेंज्ड इन। सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो कैसे व्यवस्थित रहते हैं। यहाँ पर सिंगल लेयर में, ट्रिपल लेयर में, बाई लेयर में, या फिर रैंडम। तो स्टूडेंट आप सभी को सही उत्तर इसको बताना होगा। तो जो बाई लेयर में स्टूडेंट यह उपस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है स्टूडेंट, बाई लेयर में। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए। जो फॉस्फोलिपिड्स की दो परतें होती हैं, ठीक है, जिसमें हाइड्रोफोबिक टेल्स में होती हैं, इन ऊपर होती है ना, और जो हाइड्रोफिलिक होती है ये हेड्स बाहर की तरफ निकली होती हैं। ठीक है, यानी द मेम्ब्रेन हैज़ अ बाइलेयर स्ट्रक्चर वेयर हाइड्रोफोबिक टेल्स फेस इनवर्ड एंड जो हाइड्रोफोलिक होते हैं हेड्स फेस आउटवर्ड। ठीक है, यानी कि आपके जो हाइड्रोफोबिक टेल्स की तरफ काम करते हैं और हाइड्रो जो फिलिक होते हैं वो
हेड्स के बाहर की ओर निकले होते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट यहाँ पांचवा क्वेश्चन हिसाब से भी के सामने यह रहा। पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। निम्नलिखित में से कौन सा मेम्ब्रेन प्रोटीन का कार्य करता है। तो स्टूडेंट आप सभी को बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट का सही उत्तर हो जाएगा एंजाइम एक्टिविटी जो होती है वह प्रोटीन का कार्य करती है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, जो मेम्ब्रेन जो प्रोटीन होती है एंजाइम रिसेप्टर ट्रांसपोर्ट चैनल के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है वह एंजाइम के रूप में भी कार्य करती है, रिसेप्टर और ट्रांसपोर्ट यानी तीनों की हिसाब से काम कर सकती है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन फंक्शन एज एंजाइम्स रिसेप्टर ट्रांसपोर्ट चैनल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आप सभी के लिए। यहाँ छठवां क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, पूछ रहा है कि द लिपिड बाइलेयर इज परमेएबल टू। लिपिड बाइलेयर किसके लिए पारगम होता है। लोन्स के लिए, लार्ज प्रोटीन्स के लिए, स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए या फिर डीएनए के लिए। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर हो जाएगा द लिपिड बाइलेयर इज परमेएबल टू, पारगम होता है स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि छोटे और गैर जो ध्रुवीय अणु होते हैं जैसे कि आपके ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से पार कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन CO2 कैन इजिली पास थ्रू। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सातवां क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि विच प्रोसेस मूव सब्सटेंस फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन यूजिंग एनर्जी। यानी कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा का उपयोग करके पदार्थों को निम्न से उच्च सांद्रता की ओर ले जाती है। स्टूडेंट इसका सही उत्तर आपसे बताएंगे। ऑस्मोसिस के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा या फिर सिलेक्टेड डिफ्यूजन के द्वारा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा आपकी जो है कि यह प्रक्रिया है ना ऊर्जा का उपयोग करके पदार्थों को निम्न से उच्च सांद्रता की ओर अग्रसर करती है, ले जाती है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। यहाँ पे देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ATP का उपयोग करके पदार्थों को सांद्रता जो ग्रेडियंट होती है के विरुद्ध ले जाया जाता है। यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर ATP टू मूव सब्सटेंस अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। चलिए आठवां क्वेश्चन आप सभी के सामने यह रहा। आठवां क्वेश्चन पूछ रहा है आप सभी से कि द कार्बोहाइड्रेट पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन इज इम्पोर्टेंट फॉर। मेम्ब्रेन का कार्बोहाइड्रेट हिस्सा किसके लिए महत्वपूर्ण होता है। जो मेम्ब्रेन का कार्बोहाइड्रेट का जो हिस्सा होता है वह किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, आप सभी से इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट एनर्जी प्रोडक्शन है, सेल रिकॉग्नाइजेशन है, फॉस्फोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस है और आपका DNA रेप्लिकेशन है। तो बताएंगे स्टूडेंट सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी के लिए सेल रिकॉग्निशन। जो मेम्ब्रेन का कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा जो होता है वह होता है सेल रिकॉग्निशन के द्वारा के लिए। ठीक है, महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहले उसके पहले तो हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन और जो आपको ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं जो सेल की पहचान और संचार में मदद करते हैं कि आखिर में वह जो सेल है किस कैटेगरी का है, किसका प्लांट का है, एनिमल का है। ये सब जानकारी के लिए ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का सेल की पहचान करने में मदद करती है। ठीक है, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन हिसाब से भी सामने आ गया। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्ट्रक्चर इज फाउंड इन एनिमल सेल्स बट नॉट इन प्लांट सेल। यानी कौन सी संरचना जानवरों की कोशिकाओं में पाई जाती है लेकिन पौधों में नहीं पाई जाती है। तो स्टूडेंट इसका बताइए आप सभी सही उत्तर। सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल, न्यूक्लियस या सेंट्रियोल। तो स्टूडेंट आप सभी को पूछा जा रहा है, एक बार और ध्यान से देख लीजिए कि कौन सी संरचना जानवरों की कोशिका में पाई जाती है। यानी जानवरों में पाया जाता है परंतु आपके पौधों में नहीं पाया जाता है स्टूडेंट। तो आपको मैं बता दूं कि आपके सेल मेम्ब्रेन आपके किस में पाए जाते हैं, जानवरों में पाए जाते हैं, पौधों में भी पाए जाते हैं। सेल वॉल भी दोनों में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस भी दोनों में पाए जाते हैं। जो सेंट्रियोल होता है स्टूडेंट, सेंट्रियोल
वह भैया आपके पौधों में नहीं पाया जाता है, सेंट्रियोल। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जो सेंट्रियोल होता है जानवरों की कोशिकाओं में होते हैं और कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स एंड हेल्प इन सेल डिवीजन, ठीक है। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 10वां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंडोसाइटोसिस इज प्रोसेस इन विच। एंडोसाइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, सेल बर्स्ट होता है, सेल श्रिंक होता है, सेल टेक्स इन मटेरियल या फिर सेल आपका रिलीज मटेरियल्स। तो क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सेल टेक्स इन मटेरियल। सेल क्या करता है, मटेरियल को ग्रहण करता है। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। एंडोसाइटोसिस जो होते हैं में सेल बाहरी पदार्थों को क्या करता है, अपने अंदर ग्रहण करता है, निगलता है। एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग मटेरियल इनटू द सेल बाय इन्फिंगिंग इट, ठीक है। चलिए यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया कि एक्सोसाइटोसिस में होता है, क्या होता है, क्या इन्वॉल्व होता है। एंट्री ऑफ मटेरियल, फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म या एग्जिट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सेल या जो डीएनए रिपेक्शन। बताएंगे स्टूडेंट सही उत्तर क्या हो जाएगा। जो सही उत्तर स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जिट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सेल, ठीक है। यानी जो आपका एक्सोसाइटोसिस में सेल के अंदर के पदार्थ वेसिकल्स के माध्यम से बाहर निकलते हैं। किसके माध्यम से बाहर निकलते हैं, वेसिकल्स के माध्यम से, ठीक है। इन यहाँ देख लीजिए, इन एक्सोसाइटोसिस मटेरियल्स इनसाइड द सेल आर रिलीज्ड आउटसाइड वाया वेसिकल्स, ठीक है। वेसिकल्स के द्वारा से बाहर निकलते हैं। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने। यहाँ पर 12वां नंबर क्वेश्चन आ गया है कि व्हाट मेक्स द मेम्ब्रेन फ्लूइड, यानी कि मेम्ब्रेन को फ्लूइड किस चीज़ से बनाया जाता है। जो मेम्ब्रेन को जो फ्लूइड होते हैं वह किस चीज़ से बनाया जाता है, भैया प्रोटीन से बनता है क्या, फॉस्फोलिपिड से बनता है क्या, कैस्ट्रॉल से बनता है क्या, या फिर डीएनए से बनता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपको कोलेस्ट्रॉल होता है इसके माध्यम से मेम्ब्रेन में फ्लूइड बनाया जाता है, बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिए जो आपके कोलेस्ट्रॉल होते हैं तापमान में बदलाव के बावजूद मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बनाए रखता है। कोलेस्ट्रॉल मेंटेन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एक्सपीरियंस एट वेरिंग टेम्परेचर, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द रोल ऑफ चैनल प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स का कार्य क्या होता है, डीएनए रिपेयर करना, एटीपी जनरेट करना, ट्रांसपोर्ट आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, या फिर सेल डिवीजन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर जाएगा ट्रांसपोर्ट करना आयंस एंड मॉलिक्यूल्स का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ देखिए चैनल प्रोटीन विशिष्ट आयनों या अणुओं के लिए मार्ग प्रदान करता है। चैनल प्रोटीन्स प्रोवाइड पासिंग वेज फॉर, है ना, स्पेसिफिक आयन एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने यह भी प्रकट हो चुका है। इसका सही उत्तर आप सभी देखिए। विच पार्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इज हाइड्रोफोलिक। जो फॉस्फोलिपिड्स का कौन सा हिस्सा जल संवेदी यानी कि हाइड्रोफिलिक होता है। फॉस्फोलिपिड्स का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो हाइड्रोफिलिक होता है। पहला ऑप्शन है फैटी एसिड, दूसरा ऑप्शन है ग्लिसरॉल, तीसरा ऑप्शन है फॉस्फेट हेड, या फिर इंटरेक्ट मॉलिक्यूल्स। बताएंगे स्टूडेंट का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉस्फेट हेड जो होता है वह होता है भैया हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। फॉस्फेट हेड हाइड्रोफिलिक होता है और पानी के साथ संपर्क करता है, ठीक है। यानी द फॉस्फेट हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड इंटरेक्ट्स विथ वाटर, ठीक है। चलिए यहाँ लास्ट क्वेश्चन आप सभी देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट
मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऊर्जा की आवश्यकता नहीं रखता है। स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आ गया है तो आप सभी इसको बताएंगे, यानी 3 ऑप्शन रखते हैं और 1 ऑप्शन नहीं रखता है। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन आप सभी के सामने पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो कौन सा है भैया? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा डिफ्यूज़न। इसमें क्या होता है भैया? इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये नहीं रखती है डिफ्यूज़न में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। डिफ्यूज़न एक पैसिव प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। डिफ्यूज़न इज अ पैसिव प्रोसेस दैट डज नॉट यूज एनर्जी। तो स्टूडेंट आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आपके 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए वह भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो स्टूडेंट आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने मित्रगण के ग्रुप्स वगैरह में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।